हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में जानेंगे जिनकी स्टोरी आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंस्पायर करेगी और उनकी ये स्टोरी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला सकती है। दोस्तों, वो कहते थे कि हर इंसान जिसने इस धरती पर जन्म लिया है वो जीनियस है, लेकिन अगर आप किसी मछली को पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोच कर जिएगी कि वो मूर्ख है। ये कहना था एक बुद्धिमान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन का। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे। उन्हें 9 साल की उम्र तक ठीक से बोलना तक नहीं आया था। उनके टीचर्स उनको मंद बुद्धि कहते थे। वो बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ भी थे, लेकिन इतने भुलक्कड़ और मंद बुद्धि होने के बाद भी वो इतने बुद्धिमान कैसे बने और इतने महान वैज्ञानिक बनकर उन्होंने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल करी। बल्कि वो तो ये कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास गुण नहीं है, बल्कि मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी है। और दोस्तों, हम जानेंगे कि हम इनके जीवन से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। वो एक यहूदी परिवार में जन्मे थे। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टाइन और उनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे तब उनकी एक चीज़ बाकी बच्चों से काफ़ी अलग थी। वो था उनका सर। उनका सर बाकी बच्चों से आकार में बहुत बड़ा था और यहाँ तक कि जब वो 4 साल के थे तब तक उन्होंने एक शब्द नहीं बोला था। इस वजह से उनके माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब एल्बर्ट डिनर टेबल पर बैठकर सूप पी रहे थे तब उन्होंने उस दिन पहला शब्द बोला था, द सूप इज़ टू हॉट, यानी कि सूप बहुत गर्म है। लेकिन वो 9 साल के होने के बाद भी वो ठीक से नहीं बोल पाते थे। उनको जब भी कुछ बोलना होता था वो सबसे पहले उस सेंटेंस को अपने माइंड में दोहराते रहते थे जब तक कि वो अच्छे से नहीं बोल पाते, तब जाके वो कुछ सेंटेंस बोलते थे। उनकी एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था माजा। बचपन से ही आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपनी अलग ही दुनिया में खोए रहते थे। उनको नेचर से बहुत लगाव था। उनके मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती थी कि आखिर ये दुनिया चलती कैसे है। उन्हें शांति बहुत पसंद थी और वो वार से बहुत नफरत करते थे। जब एल्बर्ट छोटे थे तब उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास ला के दिया था और उस मैग्नेटिक कंपास को देखकर उनके मन में बहुत सारे सवाल उठते थे। वो ये सोचते थे कि मैं चाहे इसे किसी भी दिशा में घुमा लूँ, इसकी सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ ही क्यों रहती है। और इसी कंपास की वजह से उनके अंदर ब्रह्मांड के बारे में गहराई से जानने के लिए इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया था। अगर हम उनके शिक्षा की बात करें तो बोलने में मुश्किल होने की वजह से उन्होंने स्कूल में बहुत लेट जाना शुरू किया था। लेकिन जब उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया तब उनको स्कूल जेल की तरह लगता था। उनको लगता था कि टीचर उनको आधी अधूरी बात बता रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत जिज्ञासु बच्चे थे। तो उनको लगता था कि टीचर उनको डीप नहीं पढ़ा रहे हैं और इसी वजह से वो टीचरों से बहुत अजीबोगरीब सवाल किया करते थे और उन सवालों की वजह से टीचर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, जिस वजह से टीचर उनको मंद बुद्धि कहते थे। और बार बार मंद बुद्धि कहे जाने की वजह से एल्बर्ट को भी लगने लगा था कि वो सच में उनका दिमाग बहुत कमज़ोर है। और इसलिए उन्होंने एक दिन अपने एक अध्यापक से पूछा कि मैं अपने दिमाग को तेज कैसे कर सकता हूँ। तब उनके टीचर ने उनसे एक शब्द में कहा कि अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। और अपने टीचर की इसी बात को सुनकर एल्बर्ट ने इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिया था और उसी दिन से उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अपने दिमाग को तेज करके रहेंगे और सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। और आगे बढ़ने का जुनून हमेशा उनके दिमाग में रहता था। उनका जब भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था फिर भी वो किताब हाथ में लेकर वापस से पढ़ने लग जाते थे। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते उनकी प्रैक्टिस का सकारात्मक प्रभाव दिखाई देने लग गया और ये देखकर उनके टीचर भी बहुत हैरान हो गए थे। एल्बर्ट के पिता चाहते थे कि एल्बर्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करे, लेकिन एल्बर्ट को तो अपना स्कूल ही पसंद नहीं था। और ऐसे ही स्कूल में पढ़ते हुए एक बार तो एल्बर्ट की स्कूल की अथॉरिटी से लड़ाई हुई और उस समय उन्होंने स्कूल के टीचिंग मेथड का भी बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिर्फ किताबी ज्ञान को रटाया जाता है, हमारे क्रिएटिव थॉट्स के लिए इधर कोई भी काम नहीं होता है। इसलिए एल्बर्ट स्कूल में एक दिन भी पढ़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था और बीमारी का बहाना करके अपनी फैमिली के पास इटाली चले गए। फिर उसके बाद एल्बर्ट ने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जिसमें वो मैथ और फिजिक्स को छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए। तब उनके प्रिंसिपल ने उनको ये सलाह दी कि उनके मैथ और फिजिक्स में नंबर अच्छा आए हैं, तो इसीलिए उन्हें मैथ और फिजिक्स की पढ़ाई करने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना चाहिए। और वहीं से ही उनका इंटरेस्ट फिजिक्स में और भी ज़्यादा गहरा हो चुका था। वो यूनिवर्सिटी के लैब में कई सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और समय समय के साथ साथ वो इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने स्पेस से जुड़ी कई सारे खोजें भी की। उनकी सबसे बड़ी खोजों में से एक थी
जनरल और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² का फॉर्मूला। आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान हो गए थे कि वो पूरी रिसर्च को अपने दिमाग में ही सोच लेते थे और उनके आविष्कारों और खोजों की वजह से उन्हें कई सारे नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। फिर 1952 में अमेरिका ने उन्हें इजराइल का प्रेसिडेंट बनने का भी ऑफर दिया था, लेकिन एल्बर्ट ने उनके ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो राजनीति के लिए नहीं बने हैं। आइंस्टाइन इतने फेमस हो गए थे कि लोग उनको बीच में रोककर उनकी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन पूछने लग जाते थे और इसी पूछताछ से बचने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला। वो लोगों से कहते थे कि मुझे माफ़ कीजिए, अक्सर लोग मुझे आइंस्टाइन समझ लेते हैं पर मैं वो नहीं हूँ। वो कहीं भी अपना टाइम और पैसा फालतू जगह में खर्च नहीं करते थे। वो गलतियाँ करने से भी नहीं डरते थे, बल्कि उनका तो ये कहना था कि जिस इंसान ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, अब तक मैंने आपको जो भी कुछ बताया इससे पता लगता है कि आइंस्टाइन कितने जीनियस और कितने महान वैज्ञानिक थे, लेकिन जितने वो जीनियस थे उससे कई ज़्यादा वो भुलक्कड़ इंसान भी थे। उन्हें डेट्स और फ़ोन नंबर याद रखने में बहुत मुश्किल होती थी। चलो उनसे जुड़ा हुआ मैं एक मज़ेदार इंसिडेंट बताती हूँ। एक बार एक आदमी ने उनसे उनका टेलीफोन नंबर पूछा, तो तभी वो अपने पास रखी हुई टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लग गए। ये देखकर वो आदमी बहुत हैरान होकर उनसे बोला कि आपको तो अपना नंबर ही याद नहीं है। तब एल्बर्ट ने उस समय उससे ये बोला कि नहीं, मैं ऐसी चीज़ों को क्यों याद रखूं जो मुझे किताब में ढूंढने से मिल जाएगी। वो और भी कई सारी चीज़ें भूल जाते थे। एक बार की बात है जब आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में काम करते थे, तब यूनिवर्सिटी से घर आते समय वो अपने घर का एड्रेस ही भूल गए थे और प्रिंसटन में हर कोई उनको जानता था, लेकिन जिस टैक्सी में वो बैठे हुए थे उस टैक्सी का ड्राइवर उनको नहीं पहचान पाया। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर से कहा कि क्या तुम्हें आइंस्टाइन का एड्रेस पता है। तब ड्राइवर ने कहा कि प्रिंसटन में तो हर कोई उनका पता जानता है, अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो मैं उनके घर तक आपको पहुंचा सकता हूं। तब आइंस्टाइन ने ड्राइवर को बताया कि वो ही आइंस्टाइन है और अपने घर का एड्रेस भूल गए हैं। तो तभी ये सुनकर ड्राइवर ने उनको उनके घर तक पहुंचाया और आइंस्टाइन के इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी ड्राइवर ने टैक्सी का किराया नहीं लिया। दूसरा इंसिडेंट, एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन से कहीं और जाने के लिए ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जब टिकट चेकर उनके पास आया तब वो अपनी टिकट को जेब में ढूंढने लग गए और जब टिकट उनकी जेब में नहीं मिली तो वो अपनी सूटकेस में देखने लग गए और जब वहाँ भी नहीं मिली तो वो अपने सीट के आसपास अपनी टिकट ढूंढने लग गए। तब ये देखकर टीटी ने आइंस्टाइन से कहा कि अगर आपकी टिकट खो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आपने टिकट ज़रूर खरीदी होगी। और इतना कहकर टीटी दूसरे यात्रियों की टिकट चेक करने लग गया। लेकिन जब उसने देखा कि आइंस्टाइन अभी तक अपनी सीट के नीचे टिकट ढूंढ रहे हैं, तब टीटी ने उनसे दोबारा कहा कि आपको टिकट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपसे टिकट नहीं मांगी जाएगी। तब आइंस्टाइन ने टीटी से कहा कि टिकट के बिना मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं जा कहाँ पर रहा हूँ। दोस्तों, उन्हें अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब उनके E=mc² फॉर्मूले की वजह से परमाणु बम का आविष्कार हुआ जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। और ऐसे ही 17 अप्रैल 1955 में एल्बर्ट को एक बीमारी की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होने लगी थी, जिस वजह से डॉक्टर ने उनको एक सर्जरी करवाने की सलाह दी, पर आइंस्टाइन ने सर्जरी कराने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा जाने का समय है और मैं आर्टिफिशियल तरीके से जिंदा नहीं रहना चाहता, मेरा समय अब पूरा हो चुका है। और उसी के ही अगले दिन 18 अप्रैल को 76 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने मरने से पहले कहा था कि उनकी बॉडी पर किसी भी तरह की रिसर्च नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी मौत के बाद डॉक्टर थॉमस हर्वे ने उन पर रिसर्च करने के लिए उनके दिमाग को चोरी कर लिया था और बाद में उनके बेटे की इजाज़त से उनके दिमाग पर रिसर्च करने के लिए उनके दिमाग को 240 टुकड़ों में बांट दिया और रिसर्च करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट के पास भेज दिया, और जिससे ये पता लगा कि उनके दिमाग में सेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। पर जो भी हो, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि एक मंदबुद्धि बच्चा भी अपनी लगन, जिज्ञासा और अभ्यास के दम पर भी इस दुनिया में कुछ भी बड़ा हासिल कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फ्यूचर में इसी तरीके के लाइफ चेंजिंग ज्ञान वाले कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।